स्टार्ट है। हेलो एंड वेलकम टू माय शो। नाजरीन, जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा है, तुंप में पाकिस्तानी फौज की लश्कर कशी जारी है। इतनी बड़ी तादाद में पाकिस्तानी फौज को मैंने तो आज तक बलूचिस्तान में इतना लंबा कॉन्वॉय नहीं देखा। तो इसका मतलब है कि हज़ारों की तादाद में पाकिस्तानी फौजी जो है वो बलूचिस्तान के इलाके तुंप में दाखिल हो रहे हैं। ईरान और इसराइल की जंग के क्या असरात पड़ रहे हैं ख़ित्ते पर, ख़ास तौर पर बलूचिस्तान पे क्या असरात पड़ रहे हैं। ईरान के अंदर जो एक फ्री बलूचिस्तान मूवमेंट है, उन्होंने कहा है कि वी शुड टेक बेनिफिट ऑफ द वॉर बिटवीन ईरान एंड इसराइल एंड वी शुड फाइट फॉर अवर ओन इंडिपेंडेंस। हमारे साथ इन सारे मुद्दों पे बात करने के लिए इंतहाई महत्वपूर्ण इंडियन मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट जनाब मेजर जनरल सुधाकर जी जुड़े हैं। आपका बहुत स्वागत है। नमस्ते, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग सर। Namaskar, namaskar, Dr. Mirza. As always, it is a great honor to join your very esteemed and Thank you. distinguished channel. Thank you, sir. The honor is all ours that you have joined us today to discuss this. अभी जो मेरे पास इतला है वो ये है कि मस्तूंग में और कल्लात में बीएलए ने पाकिस्तानी फौज पर हमले किए हैं, जिसमें कम से कम 6 पाकिस्तानी फौजी हलाक हो चुके हैं। तो इसके अलावा जो है वो और भी काफ़ी हमले आज हुए हैं। और नोशकी में जो है वो इस वक्त लापता अफराद के जो घर वाले हैं वो धरना दे के बैठे हुए हैं। और इसी तरह से तुंप में जो है वो मैंने आपको बताया है कि बड़े पैमाने पर फौज कशी की जा रही है, मिलिट्री घुस गई है तुंप के इलाके में। और उसके बाद कोई खबर नहीं आ रही कि वहाँ के हालात कैसे हैं। इंटरनेट सर्विस ज़ाहिर है कि बंद है वहाँ पे। और अभी सिर्फ यही किया जा सकता है कि इंतज़ार कि क्या खबर आती है। रखनी में एक धमाका हुआ है जिसमें एक बच्चा मारा गया है और 10 लोग शदीद ज़ख्मी हुए हैं। ये धमाका बारखान के इलाके रखनी में हुआ है। इसके साथ साथ जो है वो आपको मैं बताऊं कि फायरिंग करके तुर्बत में एक असला डीलर आकिब शिकारी को हलाक कर दिया गया है। और इसी तरह से बेशुमार लोग जो है पिछले दिनों में जबरी तौर पर लापता किए गए हैं। बलोच वुमन फोरम ने जो रिपोर्ट जारी की है उसमें उन्होंने ये बताया था कि पहले जो 15 दिन हैं जून के, उसमें 20 लोगों को एक्स्ट्रा जुडिशल उनकी किलिंग की गई है। 20 बलोचों को मावराए अदालत कत्ल किया गया है। तो गुफ्तगू का आगाज करते हैं। जनरल साहब, तल अवीव भी तबाह, हाइफा भी तबाह, और इधर से तेहरान भी तबाह, और पता नहीं और कौन कौन से शहर ईरान के तबाह। तो ये एक दूसरे को तबाह कर रहे हैं, नतीजा तो कोई नहीं निकला अभी तक। नतीजा देखिए डॉक्टर मिर्जा साहब, बिल्कुल यू पुट योर फिंगर ऑन द नेल, आई वुड से। मेरे विचार के मुताबिक ये जो लड़ाई है ये चलेगी, काफ़ी दिन तक चलेगी। इनका मेन मुद्दा ये है कि ईरान का जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी से उसको दूर रखना है। डोनाल्ड ट्रंप ने साफ साफ बता दिया है कि किसी भी हालत में न्यूक्लियर एनरिचमेंट कैपेबिलिटी ईरान के पास नहीं होना चाहिए, वेपन ग्रेड जिससे वो हथियार बना सकते हैं। तो उन्होंने साफ साफ बता दिया है। तो स्थिति क्या है? स्थिति यह है कि इजराइल की जो हमला हुआ है पिछले कोई दिनों में, इन्होंने मेरे रिसर्च के मुताबिक 27 सेंटर से न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन, हो सकता है कि एक दो फिगर ऊपर नीचे हो, 27 में से 3 जगह है जहां पे उनकी बम्बार्डमेंट काफी असरदार हुआ है। लेकिन एक इंस्टॉलेशन जिसको फोर्डो बोलते हैं, FORDO, अभी मेरा दोस्त ने कोई मैसेज दिया है, ये फोर्डो में आपको जो सेंट्रीफ्यूज हैं, उससे पहले नतांज में हुआ था। नतांज में 2700 सेंट्रीफ्यूज जो कि वेपन ग्रेड न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए आपको 60% और मोर एनरिचमेंट की जरूरत है। वहां पे सेंट्रीफ्यूज को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुका है बॉम्बार्डमेंट की वजह से। अभी आज के दिन में मेरे खबर के मुताबिक फोर्डो एक जगह है जहां पे 90 मीटर गहरा जमीन के नीचे ये पूरा एकदम हार्डन सरफेस को उन्होंने अख्तियार किया था, माउंटेन सरफेस को मदद लेते हुए, ताकि विश्व में कोई ऐसा हथियार नहीं होना चाहिए जो पत्थरों के बीच में से पेनिट्रेट करके अंदर
चाहे आप टनल्स की बात करिए या जो एंट्री और एग्जिट पॉइंट है, इनके ऊपर पहुंचने लायक ना हो। लेकिन यूएस के पास मेरे खबर के मुताबिक उनके पास GBU-28 है, GBU-57 है, ये रॉक पेनिट्रेटिंग उसको बोलते हैं बंकर बस्टर्स, और एक ऐसा हथियार है जिसको कहते हैं 30,000 पाउंड का एक बंकर बस्टर है उसका 9 या 10 फुट लंबाई होता है, और ये काफी हद तक रिपीटेड बम्बार्डमेंट करने से उसी जगह पे पेनिट्रेशन कैपेबिलिटी बढ़ जाता है, और ये इसके पास काबिलियत है 90 मीटर अंदर जाके हिट करने के लिए। I'm going live, I'll just call you back. So ये कैपेबिलिटी अमेरिका के पास है, और खबर के मुताबिक इजराइल के पास ये कैपेबिलिटी ऑलरेडी आ चुका है। तो ये कहते हुए और प्लानिंग के मुताबिक मुझे ये खबर लग रहा है कि अगर इसको ये डिस्ट्रॉय कर देंगे तो ईरान के पास जो असली कैपेबिलिटी, मैं क्यों कह रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं कि 2023 सितंबर या अक्टूबर महीने का CIA इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के मुताबिक IAEA का एक रिपोर्ट में यह कहा गया था कि न्यूक्लियर एनरिचमेंट आपको चाहिए वेपन ग्रेड हासिल करने के लिए 60% को पार करना चाहिए, और 90% जब पहुंच जाता है तो आप मान के चलिए वो हथियार बनाने लायक उनका एनरिच्ड यूरेनियम हो जाता है। 2023 को उनका 83.7% एनरिचमेंट पहुंच चुके थे। तो 2023 और 25 के बीच में ये जो वक्फा है, मेरे अंदाज के मुताबिक ये हासिल हो चुका है, न्यूक्लियर एनरिचमेंट हो गई है, और ये बम बनाने लायक इनके पास मटेरियल है। बनाया है नहीं है, इसी का ही एक कॉन्ट्रडिक्शन में हमारे व्यूअर्स को बता देता हूं। 2000 को अगर एक अखबार आप पढ़ेंगे, न्यूयॉर्क टाइम्स में, ये शायद मार्च के महीने का एक आर्टिकल था उनका चीफ एडिटर साहब का, उन्होंने ये लिखा था, ये कोई एक रिपोर्टर, कि ईरान के पास इतना कैपेबिलिटी है कि अगले 5 साल के अंदर, ये इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म ने दिया था रिपोर्ट, अगले 5 साल के अंदर ज्यादा नहीं तो 5 न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने लायक उनके पास एनरिच्ड यूरेनियम है। तो ऑन वन हैंड आपके पास ये खबर है न्यूयॉर्क टाइम्स का, और दूसरा आपके पास जो मैं अभी कह रहा हूं। तो इसका मतलब ये है कि है कैपेबिलिटी, शायद हथियार नहीं बनाए हैं। वर्स्ट केस सिनेरियो अगर देखेंगे, न्यूक्लियर वेपन हो सकता है उनके पास हो, लेकिन उनका टेस्टिंग नहीं हुई है, उनका जो डिलीवरी सिस्टम है अभी तक ट्रायल नहीं कर पाए। उनके पास एयर ट्रायल अब हाँ, सारे कर रहे हैं, अपना अपना असला जो है पिछले 20-25 साल से जो जंगें नहीं हुई, नया असला बना है, उसको यूक्रेन में भी ट्राई कर रहे हैं, गाजा में भी ट्राई कर रहे हैं, अब ईरान और इजराइल में भी ट्राई कर रहे हैं जी। सो ये पहलू था। अच्छा, क्या ये न्यूक्लियर वाला पहलू एक ही है या और कोई मुद्दा है, छुपा हुआ मुद्दा? मेरे पास जितना खबर आया है, मैं अभी विदेश से आया हूँ, घूम घाम के लोगों से मिल के आया हूँ, उनका जो अहम मुद्दा है वो चाह रहे हैं कि ये रेजिम चेंज किसी भी हालत में करें। क्या ये टॉप लीडरशिप आयतुल्ला खमेनी जो है, इनको अगर न्यूट्रलाइज कर देते हैं, बदल देते हैं, कुछ रिपोर्ट आ रहा है वो रशिया में पहुंच चुके हैं, मेरे खबर के मुताबिक रशिया फशिया नहीं गए हैं, ईरान में है और कोई बंकर में छुपे हुए हैं, लेकिन मोसाद का जो जाल है, ये जाल के अंदर ऑलरेडी फंस गया है, वहां से निकलना बहुत मुश्किल है। डोनाल्ड ट्रंप बार बार कह रहा है कि इसको आप न्यूट्रलाइज किसी भी हालत में नहीं करेंगे। वो मना इसलिए कर रहे हैं, मेरे अंदाज और जियोपॉलिटिकल स्टूडेंट होने के नाते मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि हर यहाँ पे एक स्ट्रेटेजिक राइवलरी चल रही है, अमेरिका, रशिया और चाइना। आज के दिन में रशिया के पास काबिलियत नहीं है कि रूसो यूक्रेन वॉर को छोड़ के हट के दूसरे कोई जगह में आके वो दखल अंदाज करे। दूसरी बात, कोई दिन पहले करीब 90 मिनट का बात हुई है ट्रंप और पुतिन के बीच में। मेरे पास जो उड़ती हुई खबर आए हैं, वो बात का निचोड़ यही निकल के आया था कि हम यूक्रेन में जो कर रहे हैं आप कुछ नहीं बोलोगे, और यूएसए ने यह कहा है कि ईरान में हम जो कर रहे हैं आप उसके लिए कोई दखल अंदाज नहीं करना है। ये एक आपसी एक समझौता हुआ है, एक काइंड ऑफ अनरिटन अंडरस्टैंडिंग हुई है। तो जिसकी वजह से रशिया के इसमें मेरे ख्याल से इंटरफेरेंस होने का, इंटरवेंशन होने का
उम्मीद बहुत कम है। लेकिन दूसरा है चाइना। क्या चाइना सपोर्ट करेगा? अभी तक आप देखिए 1979 के बाद चाइना कोई ओपन कॉन्फ्रंटेशन या कोई लड़ाई में बूट्स ऑन ग्राउंड का मदद नहीं किया है। हाँ, उसके पास रॉकेट्स, उसके पास मिसाइल की जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं, उसके पास जो आपके सॉलिड फ्यूल, लिक्विड फ्यूल जो होता है, उसके पास ड्यूल एजेंट मटेरियल जो होता है, ये सप्लाई करते रहते हैं, ड्रोन सप्लाई होते रहता है। लेकिन बुट्स ऑन ग्राउंड और डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन के लिए कोई मदद अभी करते हुए दिखा नहीं है। तो इसलिए मैं ये नहीं कहूंगा। वो उनका कॉन्सेप्ट क्या है चाइना का? चाइना का कॉन्सेप्ट है विन अ वॉर विदाउट लूजिंग वन, या विदाउट फाइटिंग वन। सो विन अ वॉर विदाउट विदाउट फाइटिंग वन। हाँ, फाइटिंग वन, अच्छा, तो मैं मीनिंग क्या ये आपसे पूछना चाह रहा हूँ, ये जो झगड़ा चल रहा है इस वक्त, ठीक है ना, आप इसको फॉलो कर रहे हैं बड़े अच्छे तरीके से। मैं ये आपसे समझना चाहता हूँ कि ये जो इस वक्त सिलसिला है, ये लड़ाई का सिलसिला, ये जो रीजनल फाइट हो रही है, जो अप्रेस्ड नेशंस है, जैसे बलोच हैं, कुर्द हैं और लोग हैं, इनके ऊपर इसके क्या असरात पड़ेंगे या पड़ सकते हैं? ओके, गुड। ये जो लड़ाई इजराइल और ईरान के बीच में है, ईरान नहीं चाहता है कि इजराइल पूरा प्लानेट के मैप के ऊपर या नक्शे के ऊपर एग्जिस्ट करे। इजराइल नहीं चाहता है कि ईरान आज की स्थिति में एक नेशन स्टेट के तौर पे एग्जिस्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो इस्लामिक और रेडिकलाइज्ड इस्लाम उसको वो प्रोपोगेट कर रहे हैं और उसमें शरिया लॉ उसको इम्प्लीमेंट हो रहा है। तो ये बुनियादी चीज समझना निहायत आवश्यक है ना। ये जो उनका आपस में टकराव है, इसमें ये किस तरफ, आप पाकिस्तान की तरफ देखिए, बलूचिस्तान की तरफ, या ईरान और जो बॉर्डर एरियाज हैं, आप टर्किश वाला जो वो बॉर्डर एरिया, और आप इराक के बॉर्डर एरिया या ईरान के साथ जो कॉमन बॉर्डर्स हैं, ये जो एरिया है, इसके ऊपर क्या आंसर सकता है? मेरे विचार के मुताबिक इसका ये जो स्प्लिंटर ग्रुप्स हैं, इसका फायदा उठा सकते हैं। फायदा उठाने का ये है कि सबका अपना अपना ऑब्जेक्टिव है। बलोच लिबरेशन आर्मी या उनका जो कंसोलिडेटेड एक पार्टी ग्रुप बनाए हैं, उनका मेन मुद्दा है पाकिस्तान के खिलाफ जंग करना है और बलूचिस्तान को लिबरेट करने का, फ्रीडम मूवमेंट के तौर पे उसको लिबरेट करने की मुद्दा है। जहां तक ये मुद्दे की बात है, मेरे विचार के मुताबिक कि इनके जो चंद एक स्प्लिंटर ग्रुप्स आज के दिन में ईरान की तरफ बसे हुए हैं, ये इनके ऊपर डायरेक्टली कोई ऐसा आंच आने वाला नहीं है, लेकिन फायदा जरूर उठाएंगे। फायदा कैसे उठाएंगे? ये जो ओपन और लूज इलीगल आर्म्स एंड वेपन्स और जो ड्रग, पैसा कहां से आ रहा है? सब यही पूछ रहे हैं कि हु इज सपोर्टिंग बलोच लिबरेशन आर्मी। जिस तरफ ये पाकिस्तान का तहरीक तालिबान पाकिस्तान का एक ड्रग एक बना हुआ है, ड्रग से ज्यादातर रेवेन्यू जनरेट किया जा रहा है। मेरे विचार के मुताबिक शायद है कि एक सोर्स है। दूसरी बात है इलीगल वेपन्स, और तीसरी बात है कि ये ईरान का टर्मोइल और टर्बुलेंट सिचुएशन का फायदा लेते हुए इनका जो स्टेजिंग कैंप्स या टेम्पररी कैंप्स है ईरान की तरफ, यहाँ पे अपना तैयारी करके ट्रांस बॉर्डर टेररिस्ट एक्टिविटीज वो करते रहेंगे पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ। जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि लंबी कॉन्वॉय मूव हो रहे हैं, फौज की काफी इंडक्शन या मोबिलाइजेशन हुआ है। आने वाले समय में मेरे अंदाज के मुताबिक बलोच लिबरेशन आर्मी की तरफ से काफी सारे काइनेटिक अटैक्स एम्बुश के फॉर्म में या ठीक है, आइसोलेटेड अटैक होने का काफी अंदेशा है। इसी ठीक तरह है, अगर आप कुर्दिश वाले देखते हैं, कुर्दिश के पार्टी की तरफ इस तरफ उनको एक इम्पेटस मिल सकता है। यही मेरा विचार बिल्कुल, अभी है, हो ठीक, सकता है आने वाले समय में टाइम विल ठीक है। टेल अस। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट टीपी पांडे जी जुड़ गए हैं दिल्ली से। आपका बहुत स्वागत है, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। इससे पहले कि मैं आपके कमेंट्स लूं, ये ईरान इजराइल जंग के जो असरात हैं बलूचिस्तान पर, उसके हवाले से हमारे पास एक रिपोर्ट है कि बलूचिस्तान के बॉर्डर एरियाज में ग़ज़ाई और ईंधन बहरान पैदा हो गया, यानी कि फूड का और फ्यूल का क्राइसिस डेवलप हो गया है। और वो लिख रहे हैं कि ईरान और इजराइल के दरमियान जंग की वजह से
ईस्टर्न और वेस्टर्न बलूचिस्तान को मिलाने वाली तमाम रास्ते बंद कर दिए गए हैं, जिनमें तफ्तान बॉर्डर, दानो, चेदगी और जेरक प्रोम शामिल हैं। ये इनडेफिनेट पीरियड के लिए बंद किया गया है, जिसकी वजह से जो खाने पीने की चीज़ें हैं और जो फ्यूल है जो आता था स्मगल होके ईरान से, उसकी शदीद शॉर्टेज पैदा हो गई है। और तफ्तान बाज़ार भी जो है वो तकरीबन बंद हो चुका है, और ईरान से आने वाला सस्ता पेट्रोल बंद होने के बाद इलाके में पेट्रोल की शदीद किल्लत जो है वो मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर चुकी है। शहरियों का कहना है कि बॉर्डर बंदी से ना सिर्फ रोज़मर्रा इस्तेमाल की अशिया नायाब हो रही हैं, बल्कि पेट्रोल जैसी बुनियादी ज़रूरियात की कमी ने रोज़मर्रा यानी एवरीडे लाइफ को मफलूज यानी पैरालाइज कर दिया है। शहरियों का कहना है कि तफ्तान बॉर्डर बलूचिस्तान और ईरान के दरमियान ट्रेड, सोशल और ट्रैवल का अहम ज़रिया है, और इसके बंद होने से ना सिर्फ ट्रेड रुकी है यानी तजारत रुकी है, बल्कि सैकड़ों यानी हंड्रेड्स ऑफ पीपल जो है अफराद का रोज़गार एम्प्लॉयमेंट भी मुतासर हो रहा है। शहरियों और मकामी ताजरों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि सरहदी इलाकों में अशियाए ज़रूरत की फौरी फराहमी को यकीनी बनाया जाए। अच्छा, इसमें अब ये है कि जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्होंने कहा है कि जी जो बॉर्डर के रास्ते हैं उनको बंद करने का फ़ैसला सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से किया गया है। ईरानी जो एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने तफ्तान बॉर्डर बंद किया है, और पाकिस्तानी हुकाम ने पंजगोर से मुतासल पैदल सरहदी गुजरगाहें वॉकवेज जो होते हैं वो बंद किए हैं, और ये इंडेफिनिट पीरियड के लिए किए हैं। अब ये याद रखना चाहिए कि बलूचिस्तान ईरान के साथ एक बड़ी लंबी उसकी बॉर्डर है जिसको गोल्ड स्मिथ लाइन कहते हैं, और यहाँ की मकामी यानी लोकल जो इकॉनमी है वो बड़ी हद तक क्रॉस बॉर्डर ट्रेड पर उसका इन्हिसार है, जिसमें ईरानियन पेट्रोल, डीजल, इलेक्ट्रिसिटी और खाने पीने की अशिया जो है वो बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में लाई जाती हैं। तो ये इसका असर पड़ रहा है, और ऑलरेडी ज़िला केच के तहसील तुर्बत में बी बलोच चौक पर मकामी लोगों ने धरना दे दिया है और हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि बॉर्डर को फौरी तौर पर खोल दिया जाए। तो ये तो इसका एक डायरेक्ट जो इम्पैक्ट पड़ रहा है वो बलूचिस्तान पे ये है कि बलूचिस्तान में खाने पीने की चीज़ें की शॉर्टेज, फ्यूल की शॉर्टेज ये पैदा हो गई है। तो पांडे साहब, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने का। कैसे देख रहे हैं आप ईरान और इजराइल की जो जंग है, इसको किस तरफ जाता हुआ देख रहे हैं? कहा जा रहा है कि तल अवीव में भी गिर रहे हैं मिसाइल्स, तेहरान में भी गिर रहे हैं, मतलब अभी तक सवाए तबाही के नतीजा तो कोई नहीं निकला। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे अपने शो में इनवाइट किया। डॉक्टर साहब, सूरत हाल तो बहुत खतरनाक है। सूरत हाल एक कुछ लोग कह रहे हैं कि ये वर्ल्ड वॉर की तरफ जा रही है, लेकिन वर्ल्ड वॉर की तरफ इसको मैं ज्यादा हाइपोथेटिकल न रखूं। अभी एक खबर आई थी, बड़ी इंपॉर्टेंट है, कि G7 देशों की जो मीटिंग हो रही है, जो सम्मेलन हो रहा है, उसमें से डोनाल्ड ट्रंप बीच मीटिंग में से छोड़कर चले गए। ठीक है, और वो वीडियो बहुत वायरल हो रहा है। अच्छा, वो चले क्यों गए? कुछ लोगों का ये कहना है, कुछ जानकारों का, कि अमेरिका की संसद में एक ऑर्डिनेंस पास होना है जिसमें दस्तखत किए जाएंगे, और उसके बाद अमेरिका को वो हक हासिल हो जाएगा कि वो ईरान पर मतलब इसराइल का साथ देगा और ईरान पर अटैक करेगा। तो अमेरिका अब धीरे धीरे कहीं ना कहीं इस लड़ाई में इन्वॉल्व होने जा रहा है, और डोनाल्ड ट्रंप पहले ही कह चुके हैं कि अगर हमको खरोंच भी आई तो हम ईरान को नेस्तनाबूद कर देंगे। अब ये जो अगर डोनाल्ड ट्रंप को ये लाइसेंस मिल गया, जैसे बिल पास होने की बात है, तो फिर क्या होगा? ये तो अब जब अमेरिका जिस लड़ाई में इन्वॉल्व हो जाएगा
तो फिर ईरान क्या करेगा? ईरान इजराइल से निपटेगा या अमेरिका से निपटेगा, जो इतनी बड़ी पावर है? और ये भी सुना जा रहा है कि बहुत सारे अमेरिका के वॉरशिप और उनकी मिसाइलें, मतलब सब कुछ जो साजो सामान है लड़ाई का, वो मूव कर रहा है फारस की खाड़ी की तरफ। ठीक है, तो अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरफ ये मामला जा रहा है। लेकिन एक बात और है, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि साहब लड़ाई थम जाएगी, अब ईरान लड़ना नहीं चाह रहा, ईरान को अपनी हैसियत का पता चल चुका है। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि ये ईरान का जो चाइना के साथ जो अच्छी दोस्ती है, हथियार भी लेता है, उससे पैसे भी लेता है और पैसे लेकर अपनी प्रॉक्सीज को भी देता है, उनको हथियार भी देता है, हिजबुल्लाह, हमास वगैरह। हालांकि अब ये लोग इनके हाथ पैर काट दिए गए हैं। तो चीन क्या चाहेगा कि ये लड़ाई आगे बढ़े? क्योंकि चीन तेल लेता है ईरान से बड़ी भारी मात्रा में, तेल लेता है, तो चीन का भी इन्वेस्टमेंट है ईरान में। और अगर ईरान में ज्यादा हालात बिगड़ते हैं, खराब होते हैं, तो क्या चीन ये चाहेगा? तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। इस पर लेकिन थोड़ा गौर चाइना करना। तो वेनेजुएला से तेल ले सकता है, चाइना रूस से ले सकता है, मतलब वो तो फिर कंटिजेंसी प्लान्स तो सबने बनाए होते हैं ना। हाँ हाँ, चाइना तो तेल ले सकता है, लेकिन क्या चाइना चाहेगा इस लड़ाई को लंबा खींचना? नहीं, चाइना तो नहीं चाहेगा, ऑफ कोर्स नहीं चाहेगा, वो लेकिन कभी लड़ाई में आप शामिल भी नहीं होता। नहीं शामिल भी नहीं। अगर ये अमेरिका आ जाता है बीच में, शामिल हो जाता है, बहाना ये ईरान इसका इजराइल की सपोर्ट का, डिफेंस पैक्ट का बहाना बना के ये शामिल हो जाता है, तो हाँ ऐसी सूरत में जनरल साहब चाइना या कोई और मुल्क ईरान की मदद को आएगा। पाकिस्तान तो ऐसे बगले में जा रहा है कि हम आएंगे हम आएंगे हम आएंगे, लेकिन क्या पिद्दी का शोरबा, उसको तो छोड़े पाकिस्तान को, उसके अलावा मैं पॉइंट कर रहा हूँ, किसी को कोई आ सकता है। मैं 2-3 दिन पहले से आया हूँ अभी यूएसए से। यूएसए में काफ़ी दिन ईस्ट कोस्ट टू वेस्ट कोस्ट घुमा हुआ, काफ़ी लोगों के साथ, थिंक टैंकों के साथ मेरा मुलाकात हुई है। जी जी बिल्कुल। जो भावनाएं हैं, मैं क्या होगा मैं कह नहीं सकता हूँ। आज के दिन में डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूएंसी अमेरिका में बुट्स ऑन ग्राउंड के साथ अमेरिका को अपने देश की छोड़ के दूसरे कोई जगह में कोई हमला या कोई लड़ाई में शामिल होने के लिए आज के दिन में एक कॉमन अमेरिकन को पूछेंगे, वो राजी नहीं है। तो ये एक रात की कहानी नहीं है, ये पिछले कोई सालों से बिल्डअप हो रहा है कि उनके जो बॉडी बैग्स हैं, समाज जी, जी। अभी उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, ठीक है, 1997 में एक सीक्रेट, टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट एक तैयार किया गया था, उसका नाम है क्लीन ब्रेक। उसमें नेतान्याहू एक मेंबर थे, कांग्रेसमैन मेंबर्स भी थे, सेनेटर्स भी थे। उस डॉक्यूमेंट की निचोड़ ये था कि मिडिल ईस्ट में पीस और हार्मनी तब आएगी जब ये टू नेशन थ्योरी, जो हम बोलते रहते ना, पैलेस्टाइन होना चाहिए, टू नेशन थ्योरी, ये पैलेस्टाइन के लिए कोई जगह नहीं होगा। यानी कि इसको कौन है सपोर्ट करने वाला? जो पार्टी है बहुत सारे हैं, लेकिन ईरान जो है अपना प्रॉक्सी के जरिए से इजराइल के ऊपर प्रेशर डाल रहा है। तो उसका जो 3 फेज की जो लड़ाई था, फर्स्ट फेज हमास को जवाब देना, दूसरी फेज हिजबुल्लाह, और तीसरी फेज जो था ये हुतीस को उन्होंने टैकल किया। लेकिन उसको ऑक्टोपस डॉक्ट्रिन कहा जाता है। ऑक्टोपस डॉक्ट्रिन का जो टेंटिकल्स हैं, उन्होंने उसको काफी दबा दिया है, हुतीज, हमास, हिजबुल्लाह काफी हद तक, लेकिन डेसिमेट नहीं कर पाए। आइडियोलॉजी वो रहा है। आज के दिन में हिजबुल्लाह के पास करीब करीब 1 मिलियन मिसाइल्स हैं। इसी तरह हुतीज के पास, ईरान के पास 4 से 5 मिलियन मिसाइल, बैलिस्टिक, क्रूज मिसाइल और हाइपोसोनिक मिसाइल्स हैं। यह शायद हमारे व्यूअर्स को पता नहीं, ये है मिलिट्री कैपेबिलिटी जो बात बोलते हैं। लेकिन साथ ही जो ऑक्टोपस का माथा है, सिर है, सिर के ऊपर प्रहार करके उसको डिस्ट्रॉय करने का इरादा ये है। तो दो चीजें, ये फेज की जो लड़ाई है, इसमें एक तो है न्यूक्लियर किसी भी तरह स्टेटस को वो ईरान को होने नहीं देंगे, नंबर 1। नंबर 2, ये इजराइल की क्या है, मुद्दा क्या है? नेतान्याहू चाह रहा है कि अमेरिका को किसी भी तरह कम वोट में साम दाम दंड भेद करके उसको ड्रैग करना चाहता है लड़ाई के अंदर, ड्रॉ करने के लिए। अमेरिका लोग जो हैं, कॉन्स्टिट्यूंसी कह रहा है कि नहीं, अमेरिका शुड नॉट गो देयर।
ये जो अभी हमारे पांडे साहब ने बिल्कुल सही बयान दिया, ये एक्चुअली ऑर्डिनेंस साइन होने जा रहा है। ये साइन होगा विथ अ मेजोरिटी, थम्पिंग मेजोरिटी। समा आई डोंट नो कैसे हुआ है ये, हाउ द फ्लोर मूवमेंट इज टेकिंग प्लेस, आई रियली कांट कमेंट, बट सुनने में मिला कि ये फेवरेबली उसको इस बार पावर दिया जाएगा और ये एक टर्निंग पॉइंट बनेगा 21st सेंचुरी में। अमेरिका लड़ाई के अंदर जब बुट्स ऑन ग्राउंड के साथ, हाथ हथियार के साथ, इजराइल के साथ मिलके ईरान के ऊपर अगर वो हमला करते हैं, इसके साथ ब्रिटेन के कुछ हवाई जहाज आ चुके हैं, यूके के, हाँ वो भी आ गए हैं ब्रिटिश, वो आ गए हैं। और मैक्रोन चाहे कुछ कहे ना कहे, ये नेटो के जो एक दो है जो पार्टिसिपेट करने वाले हैं, इनके भी हिस्से पुर्जे आके ज्वाइन करेंगे धीरे धीरे, एक कोलिशन फोर्स बनेगा और ये थर्ड वर्ल्ड का रूप और रंग कंटूर लेके एक लड़ाई होगी ईरान के खिलाफ। इसको ये जलाना चाहते हैं, डिस्ट्रॉय करके अपना एक स्ट्रेटेजिक राइवलरी है। अमेरिका चाह रहा है कि उनका आदमी ये खमैनी को न्यूट्रलाइज करके, अब उनके आदमी शाह का जो बेटा है, शायद अभी आर्मेनिया में, मेरे ख्याल से हाँ आर्मेनिया में, उसको लाके बिठाना चाहते हैं। किस हद तक वो सक्सेसफुल होंगे मैं कह नहीं सकता हूँ, 79 से पहले कहानी आप सबको मालूम है। लेकिन चाइना चाह रहा है, एक कम्युनिस्ट ड्रिवन, एक लेफ्टिस्ट आदमी है, उसको वो बिठाना चाहता है। रशिया अपना आदमी, ये एक स्ट्रेटेजिक राइवलरी हो रही है। साथ ही ये भी कह देना चाहता हूं, रशिया और अमेरिका के बीच में बात हुई है। रशिया को कहा गया है कि आपको यूक्रेन में जो करना है करो, आप, हम अभी ईरान को जिस तरफ सॉर्ट आउट करेंगे आप मुंह नहीं खोलेंगे। तो ये एक किस्म का टैसिट अंडरस्टैंडिंग हुई है। अच्छा Hopefully- ठीक है, ठीक है पांडे जी, आपकी बात को तो जनरल साहब ने सेकंड कर दिया है कि ये 10 साइन होने वाले हैं उस पे जो आप बता रहे हैं। तो अभी बलूचिस्तान के ऊपर भी आपकी बड़ी गहरी नज़र है, आपने मेरे साथ कई प्रोग्राम किए हैं और मुझे पता है कि आपकी बड़ी पकड़ है बलूचिस्तान के ऊपर। बलोच कह रहे हैं कि पाकिस्तान, इजराइल और इस ईरान की लड़ाई में, कल मैं सुन रहा था कई जगहों पे स्पेस जो होती है ट्विटर की और टिकटॉक पे बड़े बहसें हो रही थी। वो कह रहे थे कि हम ना बलोच ईरान के लिए लड़ेगा ना पाकिस्तान के लिए लड़ेगा, दोनों ने बलोच पर जुल्म किए हैं, ये हमारी आज़ादी का टाइम है। क्या ये आप मतलब इस पे कोई कमेंट देना चाहते हैं? वो तो कह रहे हैं हमारी आज़ादी का टाइम नज़दीक आ गया। देखिए डॉक्टर साहब, बलूचिस्तान तो अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं, बलोच जो है अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं। और जो ईरान है ना, ईरान के बारे में ये कहा जाता है, ईरान जो है ना बहुत रिलायबल नहीं है और वो बलोचों की कोई मदद करेगा तो मुझे नहीं लगता। बलोच नहीं वो तो मार रहा है बलोचों को, हाँ बलोचों को वो मार जो रहे हैं सिस्तान बलोचिस्तान में अभी परसों उन्होंने फांसी दी है एक और को, जी। वो तो मार रहे हैं। वो यही तो कह रहे हैं बलोच के, ये ईरान और पाकिस्तान दोनों के खिलाफ लड़ाई लड़के तो अपनी आज़ादी हासिल करने का बेस्ट टाइम है, ये कह रहे हैं वो। नहीं डॉक्टर साहब, देखिए ईरान की एक हिस्ट्री है। जब 90 के दौर में कश्मीर में जब जिहाद शुरू हुआ तो पाकिस्तान ने जो पाकिस्तान के जो खुफिया एजेंट हैं उन्होंने, बाकी पाकिस्तान की आर्मी कह सकते हैं, पाकिस्तान की आईएसआई कह सकते हैं, उन्होंने जो आतंकवादी थे, टेररिस्ट थे, उनको ईरान के एक जगह है कोई उसके आसपास, बॉर्डर के आसपास, मैं नाम भूल रहा हूं, मारा था वहां जाके सिस्तान में। हाँ वहां उनको ट्रेनिंग दी थी इन्होंने। अच्छा, और ये बात जो है भारत को भी पता थी और उस वक्त भारत के जो खुफिया एजेंट ईरान में काम कर रहे थे उनको ईरान ने चुन चुन कर वहां से उठवाया और पाकिस्तान के इशारे पर उनको मरवाया। और भारत की कई रॉ के जो पुराने अधिकारी हैं वो इस बात की तस्दीक करते हैं कि ईरान ने उस वक्त भारत का कोई लिहाज नहीं किया। तो ईरान, जिस तरह से भारत के बारे में कहा जाता है ना कि वो भारत जो है वो बलोचों की आज़ादी के लिए कर रहा है, भारत, हम हालांकि हम तो मानते नहीं है ऐसा, वो तो अपनी लड़ाई खुद लड़ रहे हैं। लेकिन बलूचिस्तान का जो आज़ादी का मसला है, क्योंकि बलूचिस्तान और ईरान का बॉर्डर लगा हुआ है, इसलिए ईरान इतना भरोसेमंद नहीं है कि वो बलोचों को कोई मदद करे या बलोच उनसे कोई समर्थन मांगे, क्योंकि हिस्ट्री जो है ईरान की बड़ी मिस्टीरियस रही है।
भारत के साथ भी जो उसके रिलेशन है कोई वो बहुत ठीक ठाक है, क्योंकि हमने वहां चाबहार पोर्ट वगैरह विकसित किया, डेवलप किया। लेकिन आप देखिए जब कश्मीर पर बोलने का नंबर आया तो उसने कोई भारत का साथ थोड़ी दिया। उसने तो ये कहा कि ठीक है हम शांति चाहते हैं, मतलब ये मतलब हल्की फुल्की बात कर दी उसने। आप समझ रहे हैं? जी 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 बिल्कुल। जनरल साहब, जंग तो अच्छी नहीं होती, किसी भी 2 मुल्क हों या 4 मुल्क हों या 10 मुल्क पड़ जाएं जंग में तो उसको तो अच्छा नहीं समझा जाता। अब ये जंग शुरू तो हो गई है, ये कैसे रुक सकती है? इसको रोकने के लिए मीडिएशन कौन कर सकता है? क्या इसमें मोदी जी कोई रोल प्ले कर सकते हैं? जैसा कि पांडे जी ने कहा है कि हमने चाबहार में बड़ी इन्वेस्टमेंट की है और ईरान की इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में भी हम हिस्सा ले रहे हैं, उनको हेल्प कर रहे हैं, और उधर इजराइल के साथ भी हमारे ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, रिलेशंस। तो मोदी इज मोदी द राइट पर्सन who could mediate and bring some sense to both parties? देखिए, बहुत अच्छा आपने एक सवाल पूछा। कोई लड़ाई शुरू करने से पहले चंद एक बुनियादी चीज़ों को डिसाइड किया जाता है। पर्टिकुलरली जो लड़ाई शुरू कर रहा है, अटैक जो कर रहा है, अटैकिंग पार्टी, एक तो होता है पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव, दूसरा होता है मिलिट्री ऑब्जेक्टिव, तीसरा होता है एग्जिट पॉलिसी। मतलब लड़ाई तो शुरू कर दिया, भाई उसको खत्म कैसे करें? ये जब तक ये डिसीजन नहीं लिया जाता है, आमतौर पे मिलिट्री साइंस इसके बरखिलाफ टीचिंग नहीं देती है। ये है फंडामेंटल जो है ना, वो प्रिंसिपल्स, अनरिटन लॉ होता है। हालांकि यूक्रेन लड़ाई पुतिन ने क्या सोचा था, कैसे किया था, वो कह रहे थे 7 दिन में खत्म होगा, 15 दिन में। मे बी आई एम द ओनली वन हु केप्ट ऑन सेइंग ये 4 साल नहीं 10 साल तक चलते रहेगा, उसको कोई बंद नहीं कर सकता है, क्योंकि असली कहानी लोगों को समझ में नहीं आया अभी तब तक। हाँ, लेकिन प्यूटन को भी समझ में नहीं लगता आया, क्योंकि प्यूटन की कोई एग्जिट स्ट्रैटेजी मुझे तो नहीं लगती कि उसके इसी पास थी। तरह ये जो ईरान का लड़ाई है, ये बहुत कॉम्प्लेक्स इशू है। ये कोई साधारण कोई इशू नहीं। आप जानते हैं, आप शिया सुन्नी की लड़ाई ये आज का नहीं है, 14 साल पुरानी लड़ाई है, ठीक है नहीं? और इजराइल का 1400 जगह साल। नहीं है जहां पे वो डिमांड। पैलेस्टाइन जो पहले वहां पे रहते थे, उनको अभी तक नेतान्याहू यूएन जनरल असेंबली में जितने स्पीच दिए हैं ग्लोबल लेवल पे, हर एक स्पीच में एक मैप दिखाते हैं। वो 2023 की बात करिए, 24 की बात करिए, अभी लेटेस्ट कुछ एक मैप लेके पकड़ा कि उनके मैप में आप देखेंगे पैलेस्टाइन कहीं पे फिगर नहीं हो रहा है। ये वही वो जो क्लीन ब्रेक का जो कहानी मैं बता रहा हूं, उसी के साथ जुड़ा हुआ है। तो कहने का मतलब यह है कि पैलेस्टाइन का कॉज को अगर कोई सपोर्ट करता है, अहम जो प्राइमरी एजेंसी है वो है ईरान। और ईरान कैसा कर रहा है? ये प्रॉक्सी की मदद से। आज के दिन में अगर यूएस आ जाता है इसके अंदर, लड़ाई के अंदर, मेरे ख्याल से ऑप्शंस बहुत कम हो जाएंगे। नेगोशिएट करके डिप्लोमेसी और डायलॉग के जरिए से कोई ब्रोकर करना, पीस लाना बहुत मुश्किल होगा। आज के दिन में विश्व में कोई अगर क्रेडिबल लीडर है करने लायक, वो है नरेंद्र मोदी। मेरा विचार है, पर्सनल असेसमेंट। लेकिन अगर आप मुझे पूछेंगे क्या नरेंद्र मोदी साहब को या हिंदुस्तान को पीस लाने के लिए नेगोशिएट करना चाहिए, मैं हमेशा बोलूंगा नहीं। हमारा देश के अंदर बहुत सारी चीजें हैं, हमें इसके ऊपर फोकस करना निहायत आवश्यक है। हम एडोगन नहीं है, टर्की का प्रेसिडेंट या लीडरशिप नहीं है। वो हर जगह हाथ कहीं ना कहीं वो डालना चाहते हैं, वो लाइमलाइट लाना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी ही इज अ वेरी कैपेबल लीडर, हिज डिस्पेंसेशन इज वेरी वेरी डिफाइंड एंड ऑब्जेक्टिव। हम देख रहे हैं 2047 तक हिंदुस्तान कैसे सेफ सिक्योर रहे एक्सटर्नल थ्रेट से, इंटरनल इंस्टेबिलिटी से हम उसको दूर रखें, और हमारा इकोनॉमी जो है डबल डाउन करके कम से कम 10 से 15 ट्रिलियन डॉलर अगर बन जाता है बाय से 2030-35 तक, तब हम दान दिखा सकते हैं। ये इनिशिएटिव लेना ठीक रहेगा। आज के दिन में हिंदुस्तान का आवर हैंड्स आर फुल। मैं एडवाइस नहीं दूंगा हमारे सरकार को कोई भी पीस चलो, आप नहीं देते एडवाइस, कोई बात नहीं, हम पांडे जी को पूछते हैं। हो सकता है वो कहें कि करना चाहिए, जंग रोकनी चाहिए, क्योंकि देखे ना इसका असर हिंदुस्तान पे भी तो पड़ रहा है ना। सारी ट्रेड और सारा तेल और ये सारी चीजें जो है। क्यों जी पांडे जी? अच्छा, इससे पहले कि आप बोले, मैं खबर दे दूं कि बलोच यकजहती कमेटी की अभी अभी खबर आई है कि उनके जो
ऑर्गेनाइजर हैं डॉक्टर मारंग बलोच और मरकजी कमेटी के रुकन बेबगर बलोच, सिबकतुल्ला शाह जी और तंजीमी कारकुनान बेबो बलोच, गुलजादी बलोच और बलोच सियासी रहनुमा मामा गफ़ार बलोच और चेयरमैन इमरान बलोच के मुकदमात जो है वो सुप्रीम कोर्ट में आज जमा करा दिए हैं। तो ये सुप्रीम कोर्ट में जमा कर दिए हैं क्योंकि वो चैलेंज कर रहे हैं अपनी गिरफ्तारी को। तो ये एक अहम डेवलपमेंट होगी बलूचिस्तान में, जिस पे हम नज़र रखेंगे और जो भी इसके बारे में आएगी न्यूज़ उससे अपने दर्शकों को जानकारी देते रहेंगे। जी पांडे जी सर, जी आपने सवाल पूछा, दोबारा दोहरा दीजिए, मुझे आवाज सवाल कम ये सुनाई। है कि क्या मोदी जी को मीडिएट करना चाहिए, क्या उनको पीस मेकर बनना चाहिए, क्योंकि ईरान के साथ भी उनके अच्छे तल्लुकात हैं हिंदुस्तान के, और इजराइल के साथ तो खैर बहुत ही अच्छे तल्लुकात हैं, और ईरान में हम इन्वेस्टमेंट भी की है हमने। तो क्या मोदी जी ये रोल प्ले कर सकते हैं? और एक तो ये है कि कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, दूसरा इसी के साथ जुड़ा हुआ है कि करना चाहिए या नहीं। जनरल साहब कह रहे हैं नहीं करना चाहिए, वी हैव ऑलरेडी गॉट टू मच ऑन आवर हैंड्स, लेट अस यू नो फोकस ऑन दिस जी इंडिया। ये किताब मैं कह रहा हूँ इसके ऊपर ये बड़ी जबरदस्त किताब है। अरे ये किताब बहुत अच्छी किताब है, आप पढ़ लिए हो, गुड। आपके पास है ये? नहीं, मैं आपने पढ़ा ये हूँ, मैं यूएसए से पढ़ा? पढ़ के मैं आया भी हूँ। पढ़ रहा हूँ, मैं अभी पढ़ रहा हूँ, नोट्स बना रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ। इट्स इज वेरी बड़ी थिक, इसके अंदर इंफॉर्मेशन स्टैटिस्टिक्स से भरी हुई है, और मुझे मैथ्स अच्छा नहीं लगता लेकिन मैं पढ़ रहा हूँ इसको। हाँ जी, अच्छा जी पांडे जी, जी डॉक्टर अपना साहब ऐसा पूछना है, क्या सवाल दोहराएं। अच्छा जी डॉक्टर साहब ऐसा है कि भारत के लिए बड़ी एक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन पैदा हो गई है। भारत इसराइल का भी दोस्त है, ईरान का भी, हमारे साथ ईरान के भी ठीक ठाक ताल्लुकात हैं, और जब जंग छिड़ती है, लड़ाई छिड़ती है, तो जाहिर बात है, अभी देखिए तेल थोड़ा महंगा हो गया, ठीक है, सारा मसला तेल का भी है। लड़ाई बढ़ने पर नुकसान होगा, नुकसान इंडिया को भी होगा, नुकसान ईरान का तो खैर हो ही रहा है, बाकी जो देश है उनका भी हो रहा है, चाइना की भी इस पर नजर है। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी को इस पर कुछ करना चाहिए, क्योंकि उनका जो, बिल्कुल ठीक कहा जनरल साहब ने, प्रधानमंत्री मोदी का जो इस वक्त कद है उसके हिसाब से भले ही वो सक्सेसफुल हो ना हो एक अलग बात है, लेकिन उनको उस पर कुछ बात करनी चाहिए। दोनों फरीक हैं उनसे बात करनी हाँ चाहिए। जनरल साहब, हाँ जनरल साहब, हाँ, कॉन्ट्राडिक्शन, लड़ाई 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 नहीं और नहीं, लड़ाई पांडे जी बहुत सीनियर आप कह जर्नलिस्ट रहे है, हैं नहीं ही करना गॉट ऑल चाहिए, द ये कह राइट्स। रहे हैं करना चाहिए। डॉक्टर आई साहब लाइक लड़ाई, कॉन्फ्लिक्ट। नाउ लड़ाई आई तो, एम द मीडिएटर, है ना, आई एम गोइंग टू बी द मीडिएटर बिटवीन यू टू। अच्छा चले ठीक है, जबरदस्त बात हो डॉक्टर गई। साहब लड़ाई से तो कोई मसला हल होगा भी नहीं, नहीं देखिए हम लड़ाई तो चलती लड़ेंगे रहेगी। हम तो लड़ाएंगे हाँ, अच्छा देखिए मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री को हो सकता है वो कुछ सोच भी रहे हो, और हमने तो जब यूक्रेन और रशिया की वार चल रही है, अभी भी चल रही है, तो प्रधानमंत्री ने कहा था कि ये युद्ध का दौर नहीं है, ये शांति का दौर है, ये बुद्ध का दौर है, ये युद्ध का दौर नहीं है, ये कहा था ना। तो ये तो वो तो कहा भारत का था, हमेशा लेकिन उसके स्टैंड। बाद युद्ध किया ना खुद भी उन्होंने, पाकिस्तान पे चढ़ दौड़े पूरा राशन लेके। तो हाँ, ये तो फिर ये, रिलेटिव बात होगी ना कि किस किन हालात में युद्ध सही होना चाहिए और किन हालात में नहीं होना चाहिए, है ना। जी डॉक्टर साहब, हर देश अपने अपने मुल्क के फायदे के हिसाब से सोचता है। अब पाकिस्तान ने जो किया, वो पाकिस्तान से कोई आज से तो ये चल नहीं रहा है, पाकिस्तान ने तो करना ही था, ये किया, उन्होंने जानबूझ के एक माहौल बनाया और हमारा नुकसान किया, हमारे टूरिज्म उससे इफेक्टेड हुआ है। हाँ हाँ हाँ, वो सही है। बिल्कुल। हमने तो तो और हमने आप, तो हमने तो जंग नहीं ना, वी डिडंट गो फॉर वॉर, वी वेंट फॉर एन ऑपरेशन, जी, ऑपरेशन सिंदूर, हमने तो ऑपरेशन किया ऑपरेशन ना। सिंदूर, हाँ, हाँ, जंग थोड़ी की वो, मैं ऐसे आप, आई और वाज पुलिंग यू, ट्राइंग टू पुल योर लेग बाय, और इट्स उन्होंने ये भी ऑलराइट। कहा कि हम कोई वहां की सिविलियन, यानी वहां की आवाम पर हम बम नहीं बरसा रहे, हम तो टेररिस्ट के नहीं, अड्डों को उड़ा रहे हैं। बिल्कुल हमारा तो बिल्कुल। टारगेट वो था, और ये बड़े बड़े लोगों ने कहा है कि बड़े बहुत ही सही निशाने लगाए, मतलब जहां जहां थे, कहीं बाकी किसी को खरोंच भी नहीं आई। तो ऑपरेशन सिंदूर तो चल ही रहा है, और सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान के साथ ये मसला चलता रहेगा।
नहीं, हाँ पाकिस्तान डॉक्टर के साहब जी मैं जी जनरल साहब, हाँ। आप कहें आई हैव द राइट टू रिप्लाई। हाँ जी आपने। नहीं देखिए, हिंदुस्तान की तरफ से हमने काफी हद तक एक क्लियर इंडिकेट कर चुके हैं। ये जो एससीओ मीटिंग हुआ था अभी, शंघाई कॉरपोरेशन वाला, उसमें उन्होंने एज अ प्लेटफॉर्म उन्होंने इजराइल के खिलाफ स्टेटमेंट दिया है, और हिंदुस्तान ने क्लियरली उस स्टेटमेंट से दूर रहते हुए कि हमें उस स्टेटमेंट से कुछ लेना देना नहीं है, यानी कि इनडायरेक्टली वी हैव सपोर्टेड इजराइल। हम बोल नहीं रहे हैं, बट वी हैव सपोर्टेड इजराइल। इफ दैट बी द स्टांस, तो ये किस किस्म की एक मीडिएशन होगा मेरे को दिख नहीं रहा रास्ता, क्योंकि इसमें यूएसए ऑलरेडी आ चुका है, रशिया के हाथ, रशिया एंड ईरान, दे आर द क्लोजेस्ट ऑफ एलाइज। ये इन्हीं की वजह से सीरिया में जो असाद रजीम है, इन्होंने ही प्रोटेक्ट किया था, ठीक है नहीं। और ऊपर से चाइना, चाइना ने $400 बिलियन का कमिटमेंट दे रखा है। 25 बिलियन तो मैं था मिडिल ईस्ट में 2021 को, 25 बिलियन तो ग्राउंड में कमिटेड था, और 50-55 बिलियन जो है वो लग रहे थे, कहीं पे रेलवे लाइन बना रहे हैं, कहीं पे और कुछ कह रहे हैं। और ऑयल जैसा आप कह रहे हैं कि इसका जो इंट्रिकेट जो कॉम्प्लेक्सिटी है, ये बहुत काफी गहरा है। और ये मिडिल ईस्ट होने के नाते मैं तो सिर्फ यही कहूंगा, क्योंकि ये पूरा मुद्दा, ये सारे मसले हैं, इसके पीछे एक चीज है, डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ एक चीज को देख रहा है, अब्राहम अकॉर्ड। अब्राहम अकॉर्ड कैसे सक्सेसफुली उसको इंप्लीमेंट हो। अब्राहम अकॉर्ड को अगर किसी ने टॉर्पेडो किया है, साबोटाज किया है, ये 7 अक्टूबर 2023 को जो हुआ है, उसमें बिल्कुल ईरान का हाथ था। ये बिल्कुल 10 दिन बाकी था, डॉक्यूमेंट सारे साइन हो गए थे, अब्राहम अकॉर्ड वुड हैव बीन इंप्लीमेंटेड। सो ये जो गहरा, जो इनकी जो टसल है, जो फ्रिक्शन है, जो कुछ हमारे बीच में से कुछ लोगों को समझ में आता है, पकड़ में आता है, नहीं आता है, तो मेरे ख्याल से हिंदुस्तान हैज ऑलरेडी मेड इट स्टांस वेरी क्लियर विद ठीक हो गया, द वाला ये जो है, हम बिल्कुल चाह रहे ठीक हो हैं गया। कि ये जंग जो है, अब मेरे विचार, मेरा भी ये है, मैं इन द टाइम से ही ये लड़ाई शायद खत्म नहीं होगी जितना, लेकिन मैं ठीक यहाँ है, पे एक ठीक है। कॉन्ट्रोडिक्टरी देना चाहता हूँ। हाँ ये लड़ाई बिल्कुल, बहुत प्रिसिशन टारगेट होगा, लड़ाई का लड़ाई बहुत मुश्किल है जल्दी बंद खत्म होना, बहुत होगी। जल्दी, लेकिन देखते हैं, यू नेवर नो। हो सकता है इतने जिस स्पीड से ये मिसाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, इनका स्टॉक पाइल एग्जॉस्ट हो जाए बड़ी जल्दी। मैं एक बात तो जनरल साहब ने बिल्कुल क्लियर कर दी ब्लैक एंड वाइट में, कि ईरान ने जो ये हमास के थ्रू हमला करवाया 7 अक्टूबर को 2023 को, ये एक इनडायरेक्ट बल्कि डायरेक्ट अटैक था इंडियन इंटरेस्ट पे इन द मिडिल ईस्ट रीजन, बिकॉज वी वर गोइंग अहेड with Saudi Arabia and Israel signing the diplomatic relation document. We were going ahead with the Indian Middle East Economic Corridor. तो जनरल साहब कह रहे हैं ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड और बड़ा कॉम्प्लेक्स मसला है। आपके इस पे क्या विचार हैं अपना पांडे साहब? डॉक्टर साहब, ऐसा है कि आपकी आवाज मुझे कम मिल रही है, तो मैं आपका जो क्वेश्चन है ना वो ठीक से सुन नहीं पा रहा हूँ। अच्छा, जी। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन बड़ा सिंपल है हाँ हाँ। कि हमास ने जब 7 अक्टूबर को हमला किया इजराइल पे, तो वो हमला डायरेक्ट हमला था इंडियन इंटरेस्ट पर रीजन में, क्योंकि हमारा इकोनॉमिक कॉरिडोर बनने जा रहा था, इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर। हाँ। तो जनरल साहब कह रहे हैं कि ये मामला जो है जंग का, ये इतना सिंपल नहीं है जितना कि कुछ लोग समझते हैं, ये बहुत कॉम्प्लेक्स है। इसका सॉल्यूशन निकालना बहुत मुश्किल है, और उसी हवाले से मेरा ख्याल है, जनरल साहब की ये ओपिनियन है कि मोदी जी जो है वो फ्रिंजेस पे रह कर ये अपना स्टेटमेंट दें कि भाई जंग नहीं अच्छी, लेकिन इन्वॉल्व ना हो। ही शुडंट पुट हिज नोज इनटू इट, यू नो, ये कह रहे हैं जनरल साहब। आपके क्या विचार है? डॉक्टर साहब, सिचुएशन तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। हाँ। और आपको याद होगा G20 सम्मेलन जब हुआ था, तो उसमें एक कॉरिडोर बनाने की बात हुई थी, यहाँ से लेकर जो मिडिल ईस्ट से लेकर आगे कहाँ यूरोप तक,
जो सामान पहुंचाने के लिए। तो ये जो लड़ाई हुई है, इससे पहले जो हमास ने जो अटैक किया था इस पर, इसराइल पर 1200 लोग उसमें मारे गए थे, तो वो उसी समय एक बहुत बड़ा सबोटाज था, वो उसी समय बहुत बड़ा नुकसान था, और जो भारत का जो मंसूबा था उसको एक बहुत बड़ा धक्का लगा। तो अब ऐसी स्थिति में जो हालात डेवलप हो रहे हैं इस वक्त, जो डेवलप हो रहे हैं, तो वो उससे भी ज्यादा खतरनाक है। तो इनको संभाल पाना, दोनों को बिठा के बात करना, ये बहुत टेढ़ी खीर है। मोदी जी क्या कर पाएंगे क्या नहीं कर पाएंगे ये नहीं कह सकता मैं, लेकिन मोदी जी हमेशा ये चाहते हैं कि पीस बना रहे और बातचीत से मुद्दे को सुलझाया जाए, जो कि हो नहीं पा रहा है। तो जनरल साहब ने जो बात जो कही है कि ये इतना सरल नहीं है, और ये सरल वाकई नहीं है, और इसमें कहीं ना कहीं जो भारत के जो हित हैं, भारत के जो इंटरेस्ट हैं, हम अपने इंटरेस्ट की बात करेंगे सबसे पहले, हमारे जो इंटरेस्ट हैं उस पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। आने वाले दिनों में आप देखिएगा, अगर ये लड़ाई और लंबी चलती रही तो तेल के भाव कहां जाएंगे। अभी भी कच्चा तेल महंगा हो गया है, और उसके बाद क्या होगा, क्योंकि तेल से ही सब कुछ है। पूरी हमारा तो तेल की ही संस्कृति हो गई है कल्चरली, मतलब हम जो है तेल के बगैर कुछ है नहीं। जरा सा तेल महंगा होगा तो देश में फिर यहाँ ये लोग कहने लगेंगे, अरे सर लड़ाई हो रही है, मोदी जी ने तेल महंगा करवा दिया, ये करवा दिया, वो करवा दिया। यहाँ तो पॉलिटिकली में बहुत कुछ है ना, तो भारत इससे सफर करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है जनरल साहब, फाइनल कमेंट्स, उसके बाद मैं रैप अप करूंगा बलूचिस्तान पे। फाइनल कमेंट्स। एक रिटायर्ड जनरल होने के नाते मैं तो ये कहूंगा, वो जनरल कभी रिटायर नहीं होता, ये आपको किसने कह दिया? जनरल नहीं होता भाई रिटायर, बल्कि वो वाला साहब है हाथी वाला, कि वो कहते हैं जिंदा लाख का तो मरा हुआ 1.25 लाख का। रिटायर्ड जनरल ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि वेरी उसके गुड। ऊपर ऑब्लिगेशंस नहीं रहती ना फिर, डिसिप्लिन और उसकी। जी 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 जनरल मैं साहब। ये चीज, हमें हर हालत में प्रस्तुत रहना है वर्स्ट केस सिचुएशन के लिए। वर्स्ट केस सिचुएशन क्या अच्छा। है कि लड़ाई, जैसे इटर्नल लड़ाई, जैसे रूस यूक्रेन चल रहा है, ये है वर्स्ट केस सिचुएशन। उसका जो बुरा असर पड़ेगा, चाहे चाबार हो, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर हो, आईमेक हो, नेशनल इंटरेस्ट ऑफ इंडिया का क्या क्या असर पड़ रहा है, तो उसको कंटेन, काउंटर और कंटेस्ट करने के लिए एक स्ट्रेटेजी बनाना चाहिए, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म। क्योंकि हर चुनौती का एक सोल्यूशन होता है, उसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। और हमारे जो थिंक टैंक बैठे हैं, नीति आयोग या जो है, होपफुली दे आर अप्लाइंग देमसेल्फ। मैं कह रहा हूं, अगर मान लीजिए वर्स्ट के सिचुएशन की जगह इफ देयर इज अ लो हैंगिंग फ्रूट मीन्स कोई अगर शॉर्ट सोल्यूशन मिल जाता है, लड़ाई जल्दी खत्म हो जाती है, फिर भी हमें तैयार रहना चाहिए। ये एक ऐसा लड़ाई है, ये टाइम टू टाइम इजराइल का आर्म फोर्सेस का एक कॉन्सेप्ट है, उसको बोलते हैं माउ द ग्रास। माउ द ग्रास का मीनिंग क्या है? ये जो टेंटिकल है, ऑक्टोपस के जो टेंटिकल है, हर 6-9 महीने में ये लोग इजराइल के ऊपर अटैक करेंगे, एक आधा, या इजराइल इनके ऊपर अटैक करेगा। कोई ना कोई एक ट्रिगर बन जाता है, वो ट्रिगर से फिर वो स्पाइरल होते जाता है कि नहीं? तो इसी तरह ये अटैक काउंटर अटैक चलती रहेगी। अब्राहम एकॉर्ड हो भी जाता है, फिर भी इसको कोई खत्म नहीं कर सकता है, क्योंकि मेन असूल जो है, मसला है, वो है पैलेस्टाइन के लिए, आर यू गिविंग देम द स्पेस फॉर एग्जिस्टेंस, टू नेशन थ्योरी, जो आज के दिन में इजराइल और अमेरिका मिलके सीक्रेट डील बनाया है, जो लोग बहुत कम चर्चा करते हैं कि पैलेस्टाइनियन को कोई जगह नहीं है। इसीलिए आप जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप पावर में आए 2.0, जगह जगह समय समय से उन्होंने ये बयानबाजी दी है कि ये जो पैलेस्टीनियन है उनको यहां से हटा के इंडोनेशिया भेजो, इजिप्ट भेजो, जॉर्डन में जाके सेटल कराओ, इस तरह उन्होंने बयान दिए हैं। दिस इज एन एक्सटेंशन ऑफ द टॉप सीक्रेट पॉलिसी ऑफ द फाइन। नंबर 1। नंबर 2, शॉर्ट टर्म ये होगा, मैं ये कह रहा हूं, हो सकता है कि यूएस एज ए डिक्लाइनिंग सुपर पावर इसमें अगर जोड़ जाता है, ये बिल्कुल प्रिसिशन टारगेट एंगेजमेंट करेंगे और टाइमलाइन के मुताबिक, जैसे इंडिया ने एक मिसाल दिया है अभी विश्व के सामने, चाहे वो कबूल करे या ना करे, ग्रजिंगली एक्सेप्ट करते जा रहे हैं धीरे धीरे दुनिया, कि इस किस्म की मॉडर्न वॉरफेयर अभी तक कोई भी देश नहीं किया है जैसे हिंदुस्तान ने किया है। कि आपने किया
उसके बाद बोला कि भाई हमारे तरफ से टेररिस्ट कैंप हमारा दुश्मन थे, इसके बाद लड़ाई समाप्त, बाकी आपकी मर्जी। तो उनका डीजीएमओ कॉल करके बोलता है भाई हम तो बदला लेंगे, क्या अगर लोगे तो आप हर बदला का जवाब हम देंगे। तो ये अच्छा है, ये बराबर है। और आखिरी में वो घुटने पे आ गए, मतलब आके भीख मांगने लगे, भाई हमें पीस चाहिए। तो इस ठीक किस्म है, की हो सकता है, एक आ सकता है स्ट्रेटेजी जो इवॉल्व चलो होगा। आज के दिन में हम कुछ कह नहीं सकते हैं किस तरफ, ठीक है। अगले 24-48 घंटे में सब पता चल जाएगा क्या होने जा रहा है। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आप दोनों का, महत्वपूर्ण है मेरे लिए बहुत आप दोनों के विचार। और पांडे जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आइंदा भी आपको हम अपने लाइव में लाएंगे। और जनरल साहब आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप हमारे शो में आज हमारे साथ जुड़े। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग थैंक यू, सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू मिस्टर पांडे, थैंक यू यू सो मच। वेलकम, यू वेलकम सर, यू वेलकम। नादरीन, ये था हमारा आज का शो, आपने देखा। और इसमें जो थंबनेल पे जैसा हमने बताया है कि बलूचिस्तान में इस वक्त तुंप में हजारों की तादाद में फौज जो है वो दाखिल की गई है। उसके बाद क्या हुआ कोई हमें खबर नहीं है। एक खबर किसी और इलाके से आई है कि रिपब्लिकन बलोच रिपब्लिकन गार्ड्स ने अटैक किया, कोई मेरे ख्याल है एक या दो उसमें वो एक या दो उसमें मारे गए हैं फौजी। और एक लेविस के किसी कैंप पर अटैक हुआ है। अटैक्स हो रहे हैं पूरे, तो वो जैसे खबरें आएंगी आपके साथ शेयर करेंगे। प्लीज चैनल को ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। कल मिलते हैं आपसे फिर एक नए मौजू के साथ, इंडियन टाइम 8 बजे लाइव प्रोग्राम के साथ। थैंक यू वेरी मच, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।